सो गुड इवनिंग गाइस। यूपीएससी विन 2025 सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दिस इज द मॉडर्न इंडिया सीरीज एंड आज की क्लास में वी विल एक्सप्लोर कि दैट एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिंदी में इसे हम लोग गर्म दल बोलते हैं और हम लोग ये देखेंगे कि दैट 1905 के ऑनवर्ड्स बंगाल विभाजन के बाद एक नया जिनर नया थ्रेड डेवलप करता है जो कि कहीं ना कहीं मास नेशनलिज्म की बात करेगा, and that is the hallmark of the extremist phase. So in this today's class we will explore the various dimensions, aims and objectives of this phase. क्लास को आगे बढ़ने के पहले जब भी हम लोग एक्सट्रीमिस्ट की बात करेंगे एक्सट्रीमिस्ट के पहले हम लोग लास्ट क्लास में मॉडरेट एरा पॉलिटिक्स की बात किए एंड मॉडरेट्स में हमने क्या देखा कि दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज दैट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फाइनमेंट हमें सम सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस हासिल करना है। ठीक ना, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि दैट वाई द मिलिटेंट नेशनलिज्म ग्रू। मिलिटेंट नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है कि दैट इक्वल मास फेज ऑफ द नेशनलिज्म की शुरुआत होती है। यू नो दैट कि मॉडरेट्स दे डू नॉट बिलीव इन द पोटेंशियल ऑफ द मासेस। मॉडरेट का क्या फीचर है कि दे डू नॉट बिलीव इन द पोटेंशियल ऑफ द मासेस। वाई दे डू नॉट बिलीव, लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। नाउ मिलिटेंट नेशनलिज्म की शुरुआत होती है। फर्स्ट थिंग इज दैट कि व्हाट आर द फैक्टर्स, है ना, दैट यू शुड नो द फैक्टर्स। क्या बैकग्राउंड है इसका? द फर्स्ट फैक्टर द रियलाइजेशन दैट कि द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल वाज एक्सप्लॉयटेटिव। अब धीरे धीरे लोगों को ये पता चलने लगा कि जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ब्रिटिश का वो क्या है, एक्सप्लॉयटेटिव इन कैरेक्टर है। अभी तक बहुत सारे मिथ थे दिमाग में कि द ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम इज दैट इज कॉल्ड वैल्यू न्यूट्रल, इट इज नॉट बायस्ड, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्ता एंड अदर थिंग्स। हम लोग धीरे धीरे समझने लगे कि दैट इट इज द ब्रिटिश पॉलिसी दैट वाज अल्टीमेटली एक्सप्लॉयटेटिव इन द नेचर। द ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट इंस्टीड ऑफ द कंसीडिंग मोर इट वाज टेकिंग अवे इवन व्हाट दे एग्जिस्टेड राइट। कि दैट 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस बना। उसके बाद द 1905 तक प्राइमरीली द डोमिनेंस किसका रहा, दैट इज मॉडरेट लीडर्स का। एंड मॉडरेट लीडर्स की टेक्निक्स के अकॉर्डिंग वो क्या डिमांड रखते थे, दैट इज पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट जॉब, द एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड सम सॉर्ट ऑफ काउंसिल रिफॉर्म। इन्हीं सब में कन्फाइंड था। तो हमने क्या देखा कि दैट इंस्टीड ऑफ, इनका एक बिलीव था कि अल्टीमेटली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इट इज आफ्टर ऑल आवर गवर्नमेंट। यदि उनके पास एक पॉपुलर डिमांड रखा जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट विल कंसिडर। लेकिन धीरे धीरे ये मिथ खत्म होते चला गया। सो दिस इज द रियलाइजेशन टू द फैक्ट दैट कि दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट इज बेसिकली एक्सप्लॉयटेटिव इन द कैरेक्टर और हमारे बेनिफिट्स के लिए नहीं काम करेंगे। सेकेंड फैक्टर द ग्रोथ ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड द सेल्फ रेस्पेक्ट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज कॉल्ड आत्मशक्ति। हम आत्मशक्ति की बात क्यों करते हैं कि जब भी हम लोग अपने आइडेंटिटी की बात करेंगे सो वी डिराइव आवर आइडेंटिटी फ्रॉम आवर द कल्चरल वैल्यूज, कल्चरल पास्ट, कल्चरल रिचनेस। तो धीरे धीरे जैसे नेशनल मूवमेंट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस राइज करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट राइज करता है कि वी वर नॉट इन्फीरियर एनी वे, कल्चरली, सोशली, किसी भी तरीके से यूरोपियन से हम लोग कहीं ना इन्फीरियर नहीं है। सो ये आत्मशक्ति का प्रादुर्भाव होता है। थर्ड जो फैक्टर वी कैन कोट हियर कि द इम्पैक्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ एडुकेशंस दैट इज कॉल्ड इंक्रीज इन द अवेयरनेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये सारे भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। डियर, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एजुकेशन अल्टीमेटली द नेक्स्ट फेज के लिए लीडरशिप, जिसको हम लोग बोलेंगे दैट इज कॉल्ड मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, व्हाट वी कॉल द मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, उसका राइज करता है जो फाइनली लीडरशिप प्रोवाइड करता है आने वाले दौर में। सो एक हैंड में एजुकेशन लोगों को अवेयर करता है, बट ऑन द अनदर हैंड एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट और एम्प्लॉयमेंट हासिल करना था। लेकिन वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट के चलते वे कहीं यंगर सेक्शंस में क्या था, डिसकंटेंट था। और वो डिसकंटेंट कहीं ना कहीं एक्सप्लोड होगा और वो एनर्जी कहाँ पर चैनलाइज होती है, इन एक्सट्रीमिस्ट फेज और एक्सट्रीमिस्ट दौर में वो चैनलाइज होती है। सो दैट इज कॉल्ड अनदर फैक्टर, राइज ऑफ दिस मिलिटेंट नेशनलिज्म। फोर्थ फैक्टर वी कैन कोट हियर द इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस and the event which demolished the myth of the white or European superiority। क्या कहने का मतलब है कि that it was also one of the belief, ये myth भी था कि जो white peoples हैं, white people generally refers to Europeans, Britons। so ये कैसे पावर है, these are invincible power, these are like invincible powers। what do you mean by the invincible powers? कि मतलब unconquerable power, इनको कोई भी हरा नहीं सकता है।
लेकिन कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए जैसे इमर्जेंस ऑफ द जापान एज एन एशियन कंट्री एज एन इंडस्ट्रियल पावर, इथोपियन विक्ट्री ओवर द इटली, बोयर वार्स, जापान विक्ट्री ओवर रशिया इन 1905। तो ये सारे ऐसे इविडेंस और ऐसे इंसिडेंट हैं जो इस इनविंसिबिलिटी वाले मिथ को तोड़ता है। सेकेंड थिंग कि कहीं भी यदि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करेंगे, दैट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्राइमरीली वेस्ट स्पॉन्सर्ड होगा, ब्रिटेन स्पॉन्सर्ड होगा, यूरोपियन स्पॉन्सर्ड होगा, लेकिन जापान एक एशियन कंट्री है और ये इसका जो ग्रोथ स्टोरी है आफ्टर द 1868, ये एक जाइंट इकोनॉमिक जाइंट की तरह राइज करता है। इसका मतलब है कि यदि एफर्ट लिया जाए तो एशियन कंट्री भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को हासिल कर सकता है। इसके लिए किसी स्पॉन्सर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं उस मिथ को खत्म करता है। इथोपिया एक बैकवर्ड कंट्री, छोटी सी कंट्री, इटली को हराता है, मतलब यूरोपियन उस इनविंसिबल पावर को हराता है। बोयरवार्ड्स की बात करेंगे जब ब्रिटेन को हाई सॉर्ट ऑफ रिवर्सेस फेस करने मिलते हैं, एंड द जापान विक्ट्री ओवर द 1905। आप सभी पढ़े होंगे हिस्ट्री के क्लास में कि जापान एक छोटा सा कंट्री और रशिया एक बिगर कंट्री है ना, पूरा दुनिया का आधा कर देते और लगभग रशिया का टेरिटरी मिल जाता है। तो उस बड़े बिगर लैंड मास को ना जापान हरा देता है, कब? 1905 में। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं अल्टीमेटली ये डेवलप करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, इस वाइट सुपीरियर मिथ को भी, इनविंसिबल पावर को डिस्ट्रॉय करता है, एंड कहीं ना कहीं एक दैट इज कॉल्ड मास बेस कोर पॉपुलर सेंटिमेंट के राइज करने का ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है। तो अब समझ में आ रहा है कि व्हाट आर द फैक्टर्स? देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। सो वी कैन कोट हियर कि देयर आर द सेवरल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज ऑफ द मिलिटेंट नेशनलिज्म, है ना, इस दौर में, कि दैट इज कॉल्ड 1900 ऑनवर्ड्स the several things happened 1905 onward, and we will see that 1911 तक किस तरह से एक मास नेशनलिज्म का फेज में हम लोग गुजरेंगे। तो फैक्टर समझ में आया कि नॉट ओनली दैट इज कॉल्ड द डोमेस्टिक फैक्टर्स बट ऑल्सो द इंटरनेशनल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज ऑफ दिस मिलिटेंट नेशनलिज्म फेज। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि दैट अनदर चैलेंजिंग फैक्टर वाज दैट कि द रिएक्शंस to the increasing westernization. What do you mean by this increasing westernizations? Westernization का मतलब कि that let's say कि that introductions of the modern educations, the spread of the missionaries, ये कहीं ना कहीं people उस समय अपने सोशल इथोस उसमें इंटरफेरेंस देखते थे, और कहीं ना कहीं ये लगता था कि कुछ जो गवर्नर्स हैं वो इस मिशन पे भेजे गए हैं कि जैसे मिशनरी की प्रमोशंस के लिए, दैट कि वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडिया के लिए ये काम करने के लिए आए हैं। सो दैट ये थ्रेट था उनके कल्चरल इथोस पे। सिक्स्थ फैक्टर, डिससेटिस्फैक्शन विद द अचीवमेंट एज वेल एज मेथड्स ऑफ द मॉडरेट। ये हाईली एंड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। द पीपल हैव ए ह्यूज रिस्पेक्ट ऑन द मॉडरेट लीडरशिप। द मॉडरेट लीडरशिप का जो टेक्निक था ट्रिपल पी, ये ट्रिपल पी बहुत सब्सटैंटिव रिजल्ट्स नहीं लेके आए। प्रोबेबली हमने बेनिफिट्स, मेरिट, डिमेरिट सबकी बात करी है, लेकिन जो यंगर सेक्शंस है और वो यंगर सेक्शंस कुछ उससे ज़्यादा चाहते थे। ये चाहते थे कि जो लीडर्स हैं वो सिर्फ इसको एकेडमिक पास टाइम बना के न रखें, इसको सिर्फ एनुअल सेशन के मुद्दे न बना के रखें, इवन कॉमन मास के बीच में ये मूवमेंट चला जाए, ताकि दे हैव द ह्यूज ट्रस्ट। क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर में, एक्सट्रीमिस्ट का क्या बेस था कि है दे हैव द ह्यूज ट्रस्ट ऑन द मास पार्टिसिपेशन। दे फील, दे बिलीव कि मास हैज ए ह्यूज पोटेंशियल और मास के पार्टिसिपेशन से ही हमें स्वराज मिल सकता है। लेकिन जो मॉडरेट एरा के पीरियड है वहां पर ऐसे सब्सटैंटिव चेंजेस नहीं देखने को मिला। सो दैट्स व्हाई इट लेड टू द डिससैटिस्फैक्शन ऑफ द यंगर सेक्शन। ये इवन बोलते थे कि ये जो ट्रिपल पी का टेक्निक्स है मॉडरेट्स का, इट इज जस्ट लाइक कोई भीख मांग रहा है ना, इट इज लाइक ए पॉलिटिकल मेंडिकेंसी। क्या बोलते थे इसको? द पॉलिटिकल मेंडिकेंसी। मेंडिकेंसी का क्या मतलब होता है? इट मीन्स काइंड ऑफ बेगिंग, राइट? सो पॉलिटिकल मेंडिकेंसी नहीं है, स्वराज हमारा अधिकार है। इट इज कॉल्ड लाइफ ब्रेथ। इवन कुछ उस समय के स्कॉलर्स बोलते हैं लाइक दैट इज स्वामी दयानंद, इंडिया फॉर द इंडियंस, राइट? इवन द अरविंद घोष, दैट इज कॉल्ड फ्रीडम इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ द नेशंस, राइट? जैसे बाल गंगाधर तिलक आगे चल के क्या बोलते हैं? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सो ये सब क्या बताता है कि दे हैड ह्यूज पोटेंशियल ऑन द मासेस, और इनके जो स्वराज का कंसेप्ट था मॉडरेट से कहीं एक स्टेप अहेड था। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये जो यंगर सेक्शन है दिस इज डिससैटिस्फाइड। नाउ सेवेंथ फैक्टर की बात करेंगे, रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ द कर्जन, दैट इज कॉल्ड
जो ये कर्जन है, लॉर्ड कर्जन, जब भी हम लोग बात करेंगे डिवाइड एंड रूल की, जब भी हम लोग बात करेंगे हेट, डिवाइड एंड रूल की बात करेंगे, सो यहाँ पर तीन गवर्नर जनरल आप याद रखेंगे, दैट लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो एंड लॉर्ड हार्डिंग, राइट। ये जो दौर रहागा इनका डिवाइड एंड रूल, दैट इक्वल हेट पॉलिटिक्स पे बेस्ड होगा। तो ये जो 7 ईयर रूल्स है, लॉर्ड कर्जन हमारे यहाँ गवर्नर जनरल रहे, उस टाइम इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं इट इज मार्क्ड विद फुल ऑफ ओमिशंस, कमीशंस एंड द मिशंस। न कुछ ऐसे लॉ लाए गए लाइक द कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ द 1899, ऑफिशियल सेक्रेट्स एक्ट ऑफ 1904, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904 एंड मोस्ट डेरोगेटरी द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब होता है? 1905 में होता है। और ये सब जो इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है किसके टाइम में होगा? लॉर्ड कर्जन के वाइस रिगल्टी में होगा, ठीक। तो लॉर्ड कर्जन किसी भी तरीके से इंडियन सुपीरियोरिटी को, इंडियन रेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, डेरोगेटरी स्टेटमेंट यूज करते थे। तो ये कहीं ना कहीं इंडियन नेस की उस आत्मशक्ति पे, वो सेल्फ रिस्पेक्ट पे क्वेश्चन था, जो आगे चल के कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ मास नेशनलिज्म अंडर द एक्सट्रीमिस्ट एरा, ठीक। साथ ही साथ एग्जिस्टेंस ऑफ ए मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट। मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट यू ऑलरेडी डिस्कस कि इस द मॉडरेट कवर में एक यंगर सेक्शन पनप रहा था जो कि मास पार्टिसिपेशन पे बिलीव करता था। और इसके थ्रेड के लीडरशिप के कौन कौन लीडर जर्मिनेट होंगे? लाल, बाल, पाल, अरविंदो घोष, ये प्रोमिनेंट लीडर्स हैं। कि दैट नॉट ओनली इन बंगाल बट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया, लाइक पंजाब से अजीत सिंह, लाला लाजपत राय आएंगे, है ना, गुजरात, मद्रास प्रोविंसेस से, बंगाल से, अक्रॉस द डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री नए नए बैंड ऑफ लीडरशिप जर्मिनेट होगा। सो दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ द मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट टुवर्ड्स द डॉन ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक। इमर्जेंस ऑफ ए ट्रेन लीडरशिप, और ये जो ट्रेनिंग है, ये मॉडरेट्स के अंदर में काम करते करते इनको बहुत सारा ट्रेनिंग, बहुत तरीके सीखने को मिलेगा। सो ट्रेंड लीडरशिप का भी इनके पास तजुर्बा है। नाउ अब रही बात कि इतनी बात करने के बाद हम लोग ये जो एक्सट्रीमिस्ट फेज को थोड़ा और तरीके से समझते हैं कि वेयर इट इज द आइडियोलॉजी, इनका क्या आइडियोलॉजी था, ये डिफरेंट कैसे थे, ये मॉडरेट से अपने को कहाँ पर अपने को डिफरेंट मानते थे। तो यदि इसकी बात करें तो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, उसको हम लोग कुछ इस टर्म से समझ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द हेट्रेट फॉर द फॉरेन रूल। कि कहीं ना कहीं मॉडरेट्स इंस्पिरेशंस और ये बिलीव करते थे कि ब्रिटिश के साथ रिलेशनशिप इंडिया के फ्यूचर के लिए अच्छा है, बट एक्सट्रीमिस्ट लोग अपनी आइडियोलॉजी हमारे पास्ट से डिराइव करते थे। दे बिलीव करते थे, दे फील प्राउड इन आवर द ग्लोरी ऑफ द पास्ट। हमारे एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री से जो लेसन सीखते थे वो उनके लिए कल्चरल आइडेंटिटी था। सो नेचुरली दे डेवलप्ड ए हेट्रेड फॉर द फॉरेन रूल। अनदर थिंग, बिलीव इन द कैपेसिटी ऑफ द मासेस, ये इनका ट्रिमेंडस एंड सबसे यूनिक जो फीचर बोल सकते हैं कि उनके पास ह्यूज ट्रस्ट ऑन द मासेस। दे बिलीव कि मास के पास ही क्षमता है कि हमको देश आजाद करा सकते हैं। दे हैड ह्यूज बिलीव कि दे मासेस हैव ह्यूज पोटेंशियल, उनके पास क्या है? अदम्य साहस और अदम्य क्षमता है। दे हैव ह्यूज पोटेंशियल टू सेक्रीफाइस, है ना, बलिदान देने का अदम्य साहस किसके पास है? मासेस के पास। सो अनलेस कि मास को इंस्ट्रूमेंटल बनाएंगे, ये आज़ादी जो है वो काइंड ऑफ आइडियल कॉन्सेप्ट है, ये अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। सो दे हैव द बिलीव इन द कैपेसिटी ऑफ द मासेस। मास को यूज करने के लिए अलग अलग तरीके उन्होंने डिवाइस करा, जस्ट लाइक इंस्ट्रूमेंटल यूज ऑफ द पॉपुलर गैदरिंग्स लाइक द मेला का यूज करना, है ना, जैसे मैजिक लैंटर्न क्लासेस चलाते थे, जितने भी फोक फेस्टिवल डांस गैदरिंग के तरीके होते थे उनको एड्रेस या इंट्रैक्शंस करने के लिए वो लोग यूज करते थे। सो दैट्स व्हाई दे हैव बिलीव इन द कैपेसिटी ऑफ द मासेस। और बात करें, उनका एक नीव आइडिया जर्मिनेट होता है, स्वराज्य एज द गोल। हालांकि स्टार्टिंग के फेज में ये पूरा कंसेप्ट पता नहीं था, जैसे आज के टाइम में मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पूर्ण स्वराज बोलते हैं कि कंप्लीट फ्रीडम। तो ये लीडर्स में हालांकि ये पूरा क्लियर नहीं था, बट सम सॉर्ट ऑफ ऑटोनॉमी, सेल्फ गवर्नमेंट तो था, है ना। अरविंदो घोष के लिए क्या था? कि कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम द फॉरेन रूल। इवन बाल गंगाधर तिलक के लिए सम सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन डिफरेंट था, लेकिन स्वराज का कंसेप्ट क्या है? जर्मिनेट होता है और ये कहीं फ्लरिश होता है, बेटर टू से एज ए गोल, है ना। द एडवोकेसी ऑफ द डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शंस एंड द सेल्फ सेक्रीफाइस, ऐसी बात करते थे कि ये इनडायरेक्ट वे में नहीं बात करते थे कि जाओ बातें करो, प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट, ऐसी बात नहीं करते थे। ये मिलिटेंट स्टेट आंखों में आंख डाल के बात करना चाहते थे एंड कि मास के साथ बात करना चाहते थे कि दे वुड हैव ए बार्गेनिंग पावर। सो एडवोकेसी ऑफ डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन, पैसिव रेसिस्टेंस इनका तरीका बनेगा कि अब स्कूल, कॉलेजेस, जो भी फॉरेन क्लोथ्स हैं उनको बॉयकॉट करो।
देसी को प्रमोट करो, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन ऑफ द स्वदेशी। सो ये इनके डायरेक्ट एक्शंस होंगे, ये नहीं कि जाके आप बात करें, लाइक को पॉलिटिकल मेंडिकेंसी बोलते थे मॉडरेट एरा पॉलिटिक्स को। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। नाउ कम टू दिस कि जो इन सब के ये जो आइडियोलॉजिकल बेसिस हैं, इनका जो एक्सपेरिमेंट पहली बार हुआ, जो लीडरशिप देखने को मिला, वो किस कॉन्टेक्स्ट में मिलता है? स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में मिलता है। स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट का क्या कॉन्टेक्स्ट है बच्चे? न स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को थोड़ा समझते हैं। हमने अभी तुरंत देखा था कि ये लॉर्ड कर्जन जो हैं, ये रिएक्शनरी पॉलिसीज के लिए जाने जाते थे। अभी हम लोग तुरंत देखे, दिस इज द एरा। लॉर्ड कर्जन का जो पीरियड है, इट इज फुल ऑफ ओमिशंस, कमीशंस, रेशियली अपने को सुपीरियर मानते थे। सो उसी के टाइम में बंगाल विभाजन का डिसीजन लिया गया था। देखो, जो ये बंगाल है, ये बंगाल क्या है? बंगाल के बारे में 2-3 पॉइंट याद रखेंगे। इट इज द नर्व सेंटर ऑफ द नेशनलिज्म, ये सबसे पहली बात। सो नर्व सेंटर ऑफ नेशनलिज्म, फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप की बात करें, यदि आप बात करें, दैट इज कॉल्ड सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, और भी जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, उनके कहीं ना कहीं शुरुआत बंगाल से हुई। सो बंगाली स्पीकिंग पीपल से लॉर्ड कर्जन चिढ़ते थे। दूसरा, ये इनका हिडन एजेंडा था कि किस तरह से यहाँ पर सप्रेस किया जाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ये बिलीव करते थे कि बंगाल यदि है तब तक टाइड ऑफ नेशनलिज्म को रोकना बड़ा मुश्किल काम होगा धीरे धीरे। सो दैट्स वाई उन्होंने दिमाग लगाया। ब्रिटिशर्स लोग, हम पहले दिन से बताते आ रहे हैं कि जो इलेजिटिमेट थिंग है उसको लेजिटिमेट वे में करने में मास्टर्स थे। सो दैट इज वाई उन्होंने तरीका क्या निभाला? एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। क्या रीजन्स के बेसिस पे बताया कि जैसे कि द बंगाल दिस टेरिटरी इट इज टू बिग टू एडमिनिस्टर, ये बहुत बड़ा रीजन है, तो इसको एडमिनिस्टर करना मुश्किल है। सो दैट्स वाई इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें। लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव गवर्नेंस नहीं था, इनका ऑब्जेक्टिव अच्छी फैसिलिटी वेलफेयर ऑब्जेक्टिव नहीं था। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू सप्रेस दिस नर्व सेंटर ऑफ द नेशनलिज्म। तो उनको कैसे करेंगे ना, उसके लिए कॉज उन्होंने बताया गवर्नेंस फैक्टर्स। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि दैट किस तरीके से ये शुरुआत होती है कि दैट 1903 जब सर पहली बार ये अनाउंस किया गया कि बंगाल का विभाजन होगा, और इन जुलाई 1905 एंड ये 16 अक्टूबर 1905 को हम देखते हैं कि बंगाल का विभाजन हो जाता है। गवर्नमेंट अपनी चीज़ों में बहुत क्लियर होते थे, गवर्नमेंट यदि बोल देगा तो वो करते थे, है ना। The motive behind the partition was weaken Bengal, which was nerve center of Indian national activity. The official reason given, partition of that Bengal become too big to administer, which is true to some extent, है ना। Already we have discussed it कि ultimate objective उनका governance नहीं था, ultimate objective क्या था? To suppress this nerve center of the nationalism. तो बंगाल को divide करना उनका objective था। अब आगे चलेंगे कि ये तो क्लियर हो गया कि बंगाल का विभाजन होना है, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो भी गया। अब उस दौर में कैसे पॉलिटिक्स हो रही है? सो उस समय ट्रांजिशन नहीं हुआ। मॉडरेट्स की बात करेंगे, सो उस समय एंटी पार्टीशन मूवमेंट चला। 1903-1905 में मॉडरेट लीडरशिप ने एंटी पार्टीशन कैंपेन शुरू करना स्टार्ट कर। 1905 के सेशन की बात करेंगे तो 1905 में बनारस सेशंस हुए, और इस बनारस सेशन में एंटी पार्टीशन रिजोल्यूशन को सपोर्ट किया गया, पार्टीशन को कंडेम किया गया। 1906 सेशन में जब हम लोग देखेंगे कैलकाटा सेशंस में, तो दादा भाई नौरोजी ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और 1906 सेशन में स्वराज के आइडिया को ऑफिशियली इंडोर्स किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। ठीक, तो मॉडरेट लीडरशिप सुरेंद्रनाथ बनर्जी लीडर है, के मित्रा है, पृथ्वीश चंद्र रे, एंड उनका जो तरीका होगा क्या होगा? द ट्रिपल पी, सभी को पता है, प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट, बहुत एक्सटेंड तक मेमोरेंडम एंड न्यूज़पेपर में पंपलेट छपवाना, ये सब बातें थी, क्योंकि इनके तरीके इसी तरीके थे। लेकिन अब थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट का दौर आएगा, इसी यंगर सेक्शंस यहाँ पर फुल फ्लेजेड ट्रांसफॉर्म होगा कि द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स स्पेशली दैट इज कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय एंड अरविंदो घोष। आज के बाद हम लोग इसको लाल, बाल, पाल, अरविंदो घोष ऐसे हम लोग आगे रेफर करेंगे कि जब भी हम लोग बात करें एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स, तो ये प्रोमिनेंट लीडर्स जर्मिनेट हुए। सो एक्सट्रीमिस्ट वो समय यंगर सेक्शंस थे, और अपने को किस तरह से मैनिफेस्ट करेंगे? उनका जो तरीका था, व्हाट इज द टेक्निक? इट इज कॉल्ड पैसिव रेसिस्टेंस। ठीक है, इट इज द टेक्निक इज कॉल्ड द पैसिव रेसिस्टेंस। डियर, पैसिव रेसिस्टेंस का क्या मतलब होता है? पैसिव रेसिस्टेंस का मतलब है कि दैट इज कॉल्ड बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन क्लोथ्स,
boycott of the foreign schools, boycotts of the courts, boycott of the assemblies and promotion of the desi. That's why the 1905 को क्या बोलते हैं हम लोग, that is called स्वदेशी movement. स्वदेशी movement का मतलब एक हैंड में boycott of the foreign clothes, foreign institution, foreign clothes, foreign things, but the on other hand development of the indigenous element, देसी को प्रमोट करना, स्कूल कॉलेज खोलना, है ना, दैट देसी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना. सो इसको हम लोग स्वदेशी बोलते हैं. सो व्हाट आर द मेथड्स? सो बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन क्लोथ्स, अदर गुड, द पब्लिक मीटिंग्स, प्रोसेसिंग, फॉर्मिंग ऑफ द वॉलंटियर कॉर्प्स एंड समिति. ये भी बहुत इंस्ट्रूमेंटल तरीका था. ये जो समिति टर्म है, यूपीएससी आस्क्ड इट कि ये अलग अलग वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस बना के पार्टिसिपेट करने लगे. जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे, स्वदेशी बांधव समिति बाय अश्विनी कुमार दत्ता, है ना, स्वदेशी बांधव समिति, किसने बनाया? अश्विनी कुमार दत्ता ने. सिमिलरली स्वदेश गीतम कुछ बनाया. इस तरह से जो वॉलंटियर कॉर्प्स वो लोग बनाने लगे. ट्रेडिशनल एंड फेस्टिवल जो होते थे, मेलास होते थे, उनको यूज करना शुरू किया. एम्फेसिस ऑन द सेल्फ रिलायंस, इस पे बात करने लगे, है ना. इसी तरह से हम बात करेंगे ना, न्यू ट्रेंड्स, न्यू पेंटिंग, कल्चर, सॉन्ग्स, टेक्निकल कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब इंडिजिनस एलिमेंट को प्रमोट करना इनका ऑब्जेक्टिव था. और इनके लीडरशिप कौन कौन है इंपॉर्टेंट? लाल बाल पाल, अरविंद घोष. गेटिंग माई पॉइंट? अब थोड़ा बहुत आगे यदि चले तो हम ये देखते हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट 1905 के ऑनवर्ड्स कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस में डोमिनेट करते हैं. इसके ऊपर में एक रे ऑफ होप दिखता है. ये अपने तरीके से एक मास नेशनलिज्म को जर्मिनेट कर लेते हैं. दैट इज द पीपल फ्रॉम द डिफरेंट कॉर्नर्स वो जुड़ते हैं और वो नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं. तो ऑब्वियसली क्या हुआ ना, मास बेस इनको बढ़ा. लेकिन डियर डिमेरिट कहाँ है इस एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स का? एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स का डिमेरिट है कि अभी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इस पे काम नहीं हुई है, अभी भी ट्रेंड लीडरशिप पे काम नहीं हुई है, अभी भी जो फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप यदि किसी तरीके से वैनिश हो जाए, सभी रातों रात अरेस्ट हो जाए, तो जो सक्सेसर अल्टरनेटिव लीडरशिप पे काम नहीं हुई है. सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके ये फिजल आउट होगा. तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं. एक्सट्रीमिस्ट टू कवर because of the failure of the moderate to achieve the positive results. The moderates के failure के चलते extremist हैं. Divisive tactics of the government of both Bengals, the severe government repressions, extent of mass participation थोड़ा बढ़ा है. कि जो extremist era है definitely one step ahead है moderate politics से, लेकिन गवर्नमेंट चुपचाप तो बैठी नहीं रहोगी. The government took the repressive measures. दूसरा कहीं ना कहीं जो सीवियर गवर्नमेंट रिप्रेशन के चलते टोन डाउन धीरे धीरे होता है. मैंने कुछ और लिमिटेशंस बताए, इसके चलते भी एक टाइम जाके ये एक्सट्रीमिस्ट फेज फिजल आउट होगा. आप देखेंगे कि दैट 1908 ऑनवर्ड्स जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनको 6 साल के लिए मंडले जेल भेज दिया गया, है ना. सिमिलरली लाला लाजपत राय की बात करें, वो फॉरेन चले गए. अरविंद घोष की बात करें, ही रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स. तो इस तरह से देखें कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स है, मूवमेंट है, ये लीडरलेस हो गया. तो ये बिगेस्ट उसका फॉल आउट क्या होगा? बिगेस्ट फॉल आउट होगा जो पार्टिसिपेंट हैं वो सडनली ऐसे हो गए, असहाय हो गए, लीडरलेस हो गए. सो डेफिनेटली इसी के एडजंक्ट में कहीं ना कहीं इंडिविजुअल हीरोइज्म राइज करता है. सो इंडिविजुअल हीरोइज्म कैसा है कि दैट इज कॉल्ड जो स्वदेश, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट फेज है. They are successful enough to raise the popular sentiments of the people, but they were not effective enough to tap the what is called the potential which is rose and to channelize that potential. So कहीं ना कहीं इंडिविजुअल हीरोइज्म इसके एडजंक्ट ब्रांच की तरह राइज करेगा, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, रिवॉल्यूशनरीज के चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक, लेकिन हम लोग यहाँ फोकस कर रहे हैं कि हमें अचीवमेंट मिला. साथ ही साथ जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट है वो भी मैच्योर होता है कि पार्टिसिपेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा. वुमेन जो अभी तक होम सेंट्रिक थी, कहीं ना कहीं अपर क्लास वुमेन जो थोड़ी बहुत एजुकेटेड थी, एम्पावर्ड थी, उनका पार्टिसिपेशन थोड़ा बहुत भी बढ़ा आया है. ऐसा नहीं कि कंप्लीट. वुमेन की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इट इज द गांधी एरा पॉलिटिक्स जब जाके इसका फुल फ्लेजेड पार्टिसिपेशन होगा, लेकिन अभी तक लिमिटेड है. बट सम सॉर्ट ऑफ बात करें कि इंट्रोडक्शन हो गया. मैं कुछ पूछता हूं कि मॉडरेट एरा पॉलिटिक्स में क्या वुमेन का पार्टिसिपेशन था? ऑफ कोर्स
ये लेकिन सिंबॉलिक था। जैसे एक एग्जांपल से 1890 में कादम्बिनी गांगुली, क्या नाम था, दैट इज कॉल्ड कादम्बिनी गांगुली, जो कि फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट फ्रॉम द कैलकाटा यूनिवर्सिटी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को उन्होंने एड्रेस करा था। ये सिंबलाइज करता है कि दैट वुमेन्स आर इक्वली कमिटेड फॉर दिस कॉज ऑफ द नेशनल फ्रीडम, बट मास पॉपुलर पार्टिसिपेशन नहीं था। एक्सट्रीमिस्ट एरा में ये थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन अभी भी लिमिटेड है, अभी फुल फ्लेजर नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन बढ़ा, वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा। यदि कुछ जमींदारी सेक्शंस की बात करेंगे, कुछ जमींदार भी इसमें पार्टिसिपेट किए। ऑफ कोर्स जमींदार, सारे जमींदार थोड़े ना आउटसाइडर्स थे, जो लोकल जमींदार थे वो डेफिनेटली उनके सेंटिमेंट कॉज होगा। और सभी को पता है सनसेट लॉज के अकॉर्डिंग जमींदारी भी छीन ली जाती थी, तो वैसे लोग अपने ग्रीवांस को एक्सप्रेस करने के लिए भी नेशनल मूवमेंट में आए। लेबर क्लास की बात करेंगे, सम लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लासेस इन द टाउन एंड सिटीज, ये कुछ कुछ पार्टिसिपेशन आता है, लेकिन अभी पूरा ब्रॉड बेस नहीं होता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो यहां तक बातें की है हम लोग कि दिस इज द अचीवमेंट्स ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स। लेकिन जो एक वन ऑफ द डार्क साइड है कि मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन भी है ना, कि दैट अभी तक उस तरीके से नहीं है जितना एक्सपेक्टेड था। तो आगे चलेंगे, हालांकि ये सब पॉजिटिव गेन्स है, लेकिन हम देखते हैं फिर क्या कि 1911 में ना बंगाल का फिर से कहीं ना कहीं एन्यूलमेंट हो जाता है। क्या एन्यूलमेंट हो जाता है कि बंगाल में जब ये सिचुएशंस होता है 1908 के बाद, तो हम लोग रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज पनपता है, कहीं ना कहीं मिनस ऑफ टेररिज्म बोल सकते हैं, ये राइज करता है। तो आप सभी को पता है कि प्रिंस का विजिट होता है 1911 में बंगाल में, ह्यूज रिवोल्ट देखने को मिलता है, और 1911 में ही दैट कैपिटल कैलकाटा से कहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाता है। तो सभी को याद रखना है कि भारत का जो राजधानी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय 1911 में कैपिटल दिल्ली से कलकत्ता शिफ्ट हो जाता है। तो आप ये देखो कि ये जो है, ये जो स्टेप है गवर्नमेंट का, ये कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को ठगने वाली बात थी। ये जो मुस्लिम अभी लिमिटेड पार्टिसिपेशन में थे, ये अभी ओपन आएंगे। क्यों? क्योंकि इनको प्रॉमिस किया गया था कि जो ढाका है इनको नया कैपिटल की तरह बनाया जाएगा, लेकिन अब देखो कि ये कैपिटल तो शिफ्ट हो गया। तो वो मुस्लिम्स जो ऑलरेडी इनके सपोर्ट में थे, दे फील कि दे हैव बीन चीटेड। सो दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये पॉपुलर सेंटिमेंट फिर जब एक्सप्रेस करने की बात आएगी, तो कहीं ना कहीं वो फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर आएंगे। और वही चल के 1916 में ऐसा संजोग बनेगा कि दैट कांग्रेस और मुस्लिम लीग का रीयूनियन होगा, जिसमें हम लोग लखनऊ पैक्ट में बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि शिफ्ट ऑफ कैपिटल हो जाता है। शिफ्ट ऑफ कैपिटल के बाद ये एक गोल्डन चैप्टर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट हमने यहाँ पर बातें करी, जब हमने मेच्योरिटी ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट को देखा। अब वाई स्वदेशी मूवमेंट फिजल्ड आउट बाय 1908 सीवियर गवर्नमेंट रिप्रेशंस के चलते, तो इसके फैक्टर्स की थोड़ी बहुत चर्चा ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कि देखो कोई भी मूवमेंट सस्टेन करेगा जब उसके पास एक ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप होगा, एक कटर बेस्ड लीडरशिप होगा। लेकिन यहाँ पर उस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे काम नहीं की गई थी, तो लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ये एक फैक्टर होगा। ठीक है, सो डिसिप्लिन फोकस मत ऑलरेडी डिस्कस्ड। सेकेंड, गवर्नमेंट चुपचाप तो बैठेगी नहीं, सो विद द अरेस्ट एंड डिपोर्टेशन ऑफ ऑल द लीडर्स, मूवमेंट लेफ्ट लीडरलेस। अभी चर्चा किए थे 1908 में, यू नो दैट कि दैट लाल बाल गंगाधर तिलक, उनको जेल में भेज दिया गया, एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए, कुछ लोग फॉरेन चले गए, तो ये मूवमेंट कहीं ना कहीं लीडरलेस हो गया। सो ये फिजल आउट होना इनएविटेबल था। स्प्लिट इन द नेशनलिस्ट रैंक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी को पता है कि 1907 में कांग्रेस के अंदर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का विभाजन हो गया, इसको सूरत स्प्लिट बोलते हैं, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। एंड द नैरो सोशल बेस, अभी भी मूवमेंट इक्वल टू मास बेस फुल फ्लेजेड नहीं है, जो गांधी के टाइम में आते आते हमें ये रियलाइज होगा। तो ये कुछ कॉन्टेक्चुअल बातें हमने किया कि दैट कि जो ये स्वर्णिम चैप्टर है एक्सट्रीमिस्ट का, वो हमने बातें करी। अचीवमेंट्स की बात करेंगे, सो डेफिनेटली इट इज अ लीप फॉरवर्ड, है ना। जो अनटच सेक्शंस थे वो सेक्शंस कहीं ना कहीं इसमें पार्टिसिपेट किए, लेकिन अभी भी फुल फ्लेजेड नहीं था। अब रही बात कि ये व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर द स्प्लिट, अब कहीं ना कहीं सूरत स्प्लिट की ओर हम लोग चल रहे हैं। तो एक सीक्वेंस वी विल नोट कि 1905 में पहली बार डिफरेंस ऑफ जो आइडियोलॉजी है ये सामने आता है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में।
मॉडरेट्स ये चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सब कुछ लड़ना है, प्रेयर पिटिशन प्रोटेस्ट के तरीके से करेंगे। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे नो, मास पार्टिसिपेशन पे काम करना है। यहाँ से शुरुआत होगी। तो 1905 सेशन होता है, दैट इज कॉल्ड बनारस सेशन। इसमें दैट इज कॉल्ड जी.के. गोखले वाज द प्रेसिडेंट, गोपाल कृष्ण गोखले ही वाज द प्रेसिडेंट। इस टाइम में पहली बार ये जो डिफरेंसेस है ये कहीं एक्सप्रेस होता है, इट कम टू द लाइमलाइट। लेकिन पार्टीशन मूवमेंट शुरू हो गया, तो उसी के बैकग्राउंड में मूवमेंट चल रहा था। 1906 सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट काम होने थे कि एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि उनके रिजोल्यूशंस वो फुल फ्लेजेड वे में इंप्लीमेंट हो। जब बंगाल के बाहर नेशनल जो पार्टीशन मूवमेंट है उसके ब्रांचेज ये उसको लेके जाया जाए, लेकिन मॉडरेट्स बोलते थे नो, बंगाल के बाहर अभी उस एक्सटेंट तक ले जाने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हो रहा है, तो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि अपना लीडर हो प्रेसिडेंट तो काम करने में सहूलियत होगी। तो एक्सट्रीमिस्ट लोग बाल गंगाधर तिलक का नाम फॉरवर्ड किए। तो यहाँ पर मॉडरेट बोला कि तिलक बहुत पॉपुलर लीडर है, वो यदि प्रेसिडेंट चुने जाते हैं तो डेफिनेटली उनको कोई रोक नहीं सकता, इनके पास इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी आ जाएगी। तो थोड़ा पॉलिटिक्स खेला गया। दादा भाई नौरोजी का नाम आगे किया मॉडरेट्स लोगों ने। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे, हाईली रिस्पेक्टेड थे बोथ इन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। डेफिनेटली जब दादा भाई नौरोजी खड़े हो गए तो बोला कि ठीक है दादाजी आप ही जीत जाएं। सो 1906 में दादा भाई नौरोजी ना प्रेसिडेंट चुन लिए गए थे। लेकिन दादा भाई नौरोजी टू इनबोल्डेंड दिस एक्सट्रीमिस्ट, ऐसा नहीं कि साइडलाइन करना है, इन्होंने ऑफिशियली स्वराज के जो ऑब्जेक्टिव है उसको बोला कि स्वराज हासिल करेंगे स्वराज। तो इससे कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट लोग इम्बोल्डेंड हुए थे, लेकिन थियोरेटिकली हुआ, प्रैक्टिकली अभी भी प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे थे। बंगाल के बाहर जाना चाहते थे इस मूवमेंट के थ्रेड को और एक ऑल इंडिया वॉर की तरह डेवलप करना चाहते थे, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग गया। सो डेफिनेटली पॉलिटिक्स वहां भी चल रहा है। तो तिलक को ये लोग अपना लीडर अपना प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, मॉडरेट्स ये नहीं चाहते थे कि तिलक लीडर बने। इसी हसल एंड बसल में 1907 का सेशन होना था। तो फिर एक टाइम आया कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, तो तिलक डेफिनेटली बनने चुनने जाते, लेकिन थोड़ा पॉलिटिक्स खेल गए मॉडरेट। बोला कि अगला सेशन कहाँ पर होगा ना, अगला सेशन सूरत में होगा। ये नियम था कि जहाँ पर जो कांग्रेस का अधिवेशन होना है वहाँ से यदि नेटिव लोकल लोग हैं वो प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़े नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तिलक बाय डिफॉल्ट वहाँ से ऐसे ही इन एलिजिबल हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं, क्योंकि सूरत में सेशन है, तिलक खड़े नहीं हो सकते। सो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि रास बिहारी जो घोष है वो चुने लिए जाते हैं 1907 सेशन में। तो यहाँ पर स्प्लिट इनएविटेबल हो गया कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट एक तलवार में नहीं रहने वाला सिचुएशन हो गया था। सो 1907 में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। तो कॉज समझ में आ गया, मेजर कॉज फॉर मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट स्प्लिट एट द सूरत, दिस इज कॉल्ड सूरत स्प्लिट। ना यहीं पर कुछ ये सब चीजें लिखी गई है, इसको आप पढ़ लेंगे। ना यहां तक हमने बात करी, तो 1907 में सूरत स्प्लिट हो गया। 1908 में हम लोग देख रहे हैं कि दैट गवर्नमेंट के रिप्रेसिव मेजर्स के चलते एंड अरेस्ट ऑफ द पॉपुलर लीडर्स के चलते जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं लीडरलेस हो जाता है, एंड डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं दूसरे हैंड में रिप्रेसिव मेजर के चलते ये फिजल आउट हो जाएगा कुछ समय के बाद। तो गवर्नमेंट कौन कौन से एक्ट्स लेके आती है फॉर द रिप्रेशंस ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, तो यहाँ पर कुछ लिस्ट दिया हुआ है, इसको आप याद रखेंगे। सिडिशंस मीटिंग्स एक्ट 1907। डियर व्हाट डू यू मीन बाय द सिडिशन? सिडिशन क्या होता है? बहुत बड़ा लंबा चौड़ा डेफिनेशन है, बट इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि एनी एक्टिविटी विच इज डिसलॉयल टू द गवर्नमेंट, उसको अपन लोग सिडिशन एक्टिविटी बोलते हैं। इट इज नॉट अगेंस्ट द स्टेट, इट इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट सिडिशस मीटिंग एक्ट के मतलब जो भी नेशनल मूवमेंट की एक्टिविटीज हैं, स्वदेशी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, समितिज हैं, बॉयकॉट है, उन सब एक्टिविटीज को क्या मान लिया कि इट इज डिसलॉयल टू द गवर्नमेंट, और उन सिडिशस एक्टिविटी के तहत उनको अरेस्ट करो। दैट इज विदाउट ट्रायल उनको अरेस्ट करो, सिडिशस एक्टिविटी में विदाउट ट्रायल उनको अरेस्ट करो। सो दैट्स व्हाई इट वाज वन ऑफ द रिप्रेसिव मेजर। Now, second is the Criminal Law Amendment Act of 1908. Third, Indian Newspaper Incitement to the Offence Act 1908, that is called Regulations Curb on the Presses. Curb on the Presses. ठीक है, दिस एक्टिविटीज को भी किसमें डाल दिया जाएगा? सिडिशन एक्टिविटी में। सो देयर बाय द पॉपुलर द मैसेजिंग जो उस समय इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन उसको भी कर्व कर लिया गया। दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट, कि एनी एक्टिविटी लेट से कि जो एक्सट्रीमिस्ट फेज है उसमें डॉक्टर्स जुड़े, उस समय इंजीनियर्स जुड़े, बहुत सारे टेक्निकल बंदे जुड़े, जो लोग थ्योरी ऑफ बॉम्ब बहुत तरीके जानते थे,
सो वो सब जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट के तहत यदि इस तरह की चीजें आपके पास मिलती है, देन यू वुड बी डिक्लेयर्ड एज ए व्हाट, यू वुड बी अरेस्टेड अंडर द एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908। ये रिप्रेसिव मेजर्स था। इंडियन प्रेस एक्ट, इसको भी रेगुलेट किया गया। सो इस तरह से आप देखते हैं कि दैट गवर्नमेंट कम्स विद हेवी हैंड, राइट। उसी में एक और जो फंडे की बात करें, थोड़ा सिखा दें हम लोग कि देखो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में ये सबसे बड़ा जो लिमिटेशंस क्या था कि मॉडरेट्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फाइनमेंट लड़ना चाहते थे, एक्सट्रीमिस्ट मास पार्टिसिपेशन के साथ लड़ना चाहते थे। मॉडरेट्स को चुपचाप करना है तो कुछ क्या करो ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करो। इसी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को हम लोग बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट फॉलोड द कैरट एंड स्टिक पॉलिसी। गवर्नमेंट क्या करता था, कैरट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरट माने गाजर दिखाओ, गाजर दिखाओ तो मॉडरेट क्या हो जाएंगे, अपने आप शांत हो जाएंगे, क्योंकि उनका मैक्सिमम स्टैंड कहां तक होगा, प्रेयर प्रोटेस्ट तक होगा। स्टिक जब मॉडरेट अलग हो गए, क्योंकि सारे जो पॉपुलर लीडर लॉयर्स हैं, डिफेंडर हैं, वो कौन है, दैट इज कॉल्ड मॉडरेट्स हैं। मॉडरेट्स अलग हो गए तो एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर में हेवी हैंड के साथ सप्रेस करो, दैट इज कॉल्ड स्टिक। यानी ये सारे एक्ट्स क्या है, स्टिक हैं। और जो थोड़े बहुत रिफॉर्म्स क्या है, रिफॉर्म्स क्या होते थे, रिफॉर्म्स फॉर द गाइज, है ना, कि मतलब धोखा देने के लिए। वो रिफॉर्म्स क्या होते थे, गाजर की तरह काम करते थे, लाइक कैरट की तरह काम करते थे। ठीक, तो हमने स्टिक की बात कर ली, अब कैरट की बात कर ले। तो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स एक कैरट के जैसे काम करता था। मॉडरेट से अलग हो गए, उनको समझ में नहीं आया कि हमको बेवकूफ बनाकर निकल गए ब्रिटिशर्स। तो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स ये कब लाया गया, 1909 में हुआ। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टाइम मुस्लिम्स कम्युनिटी के लिए क्या किया गया था, दैट इज कॉल्ड एक सेपरेट इलेक्टोरेट का घोषणा किया गया था। सभी को पता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट का स्टोरी क्या है, कि दैट 1906 में दैट इज कॉल्ड मुस्लिम लीग, है ना, जो है इट इज लेड बाय आगा खां। उन्होंने वहां के गवर्नर से मिला और एक सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी थी। तो इसको 1909 में कंसीव कर लिया गया और सेपरेट इलेक्टोरेट किसको दे दिया गया था, मुस्लिम लीग को दे दिया गया था। और it is also one of the manifestation of the divide and rule and the policy of the communalism in India. Who is known as the father of communalism in India? It is called लॉर्ड मिंटो। उनको फादर ऑफ कम्युनलिज्म कहा जाता है, याद रखना। कम्युनल इलेक्टोरेट का जनक किसे कहा जाता है, इट इज लॉर्ड मिंटो। नाउ नंबर ऑफ इलेक्टेड, ये कुछ फीचर्स लिखे हुए आप पॉलिटी के क्लास में भी हमने इसको बताया है। सो इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, फास्ट फॉरवर्ड में आप देख के चले जाएंगे। और यदि आपको नहीं समझ में आता है तो हमारे पॉलिटी के लेक्चर्स को भी आप देख सकते हैं। सो मोरले मिंटो रिफॉर्म एक सिंपल सा दैट इज कॉल्ड कैरट की तरह काम किया, मॉडरेट्स को अलग करने का काम किया, लेकिन मिलना कुछ नहीं था, सब्सटैंटिव कुछ नहीं था। दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, कोई रिफॉर्म्स करने नहीं थे, ऑब्जेक्टिव जस्ट टू फ्राइटन करना था इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उसी का एक एग्जाम्पल है मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक, so dear, today we have discussed the extremist phase of the Indian national movement. इस extremist phase में हम लोग क्या देखते हैं कि that it is a one step ahead from the moderate politics, जहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट में मास नेशनलिज्म पे फोकस होती है और हम ये देखते हैं कि ब्रॉड बेस कहीं ना कहीं इसका ग्रो होता है। बट देयर आर लिमिटेशंस, और एक्सट्रीमिस्ट फेज का सबसे बड़ा लिमिटेशन हम लोग क्या देखा कि दैट इज कॉल्ड द नॉन डेवलपमेंट ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ द लीडरशिप। ड्यू टू दिस द एक्सट्रीमिस्ट फेज इट सिंपली फिजल आउट टुवर्ड्स द 1908। 1908 तक आते आते ये फिजल आउट हो जाता है। लेकिन इसी के एडजंक्ट में एक पॉपुलर सेंटिमेंट राइज हो गया था। तो इंडिविजुअल हीरोइज्म का फेज आएगा जब हम लोग देखेंगे कि इस रिवॉल्यूशनरी फेज में अलग अलग इंडिविजुअल हीरोज आएंगे, दे विल डाई फॉर द कॉज ऑफ द नेशनलिज्म। और इस पॉपुलर सेंटिमेंट को करने के लिए जो इंडिविजुअल सेक्रीफाइस है उससे कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। तो इसी इंडिविजुअल हीरोइज्म और रिवॉल्यूशनरी फेज में हम लोग देखेंगे कि आगे चल के बंगाल में ना युगांतर अनुशीलन ग्रुप्स डेवलप होगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि दैट इज कॉल्ड पंजाब में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगे और धीरे धीरे हम लोग होम रूल मूवमेंट की ओर चलेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा। सो दिस इज द टॉपिक टुडे, दिस इज द यूपीएससी विन सीरीज, हियर इट इज अ रिविजनल सीरीज। आप पढ़े होंगे एंड थ्रू द हेल्प ऑफ दिस क्लासेस यू कैन रिवाइज योर द स्पेक्ट्रम टेक्स्ट बुक, और साथ ही साथ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। डेफिनेटली यू वुड डू वंडर्स इन द फाइनल एग्जामिनेशंस। So that's all for the today's class. Have a nice day ahead.